गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है जी आपका स्टडी विद सुमन स्वामी चैनल पे। स्टूडेंट हम कर रहे थे यूनिट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर और हम करेंगे आज सेकंड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। या तो इन्हां दे कारकां दा वर्णन करो या फिर आ जाएगा तत्तां उपर चर्चा करो। तो जी ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निशान भी आप लगा लीजिएगा। सामाजिक स्तरीकरण के तत्वों पर विस्तार सहित व्याख्या करो। तो इसके तत्व कौन कौन से आ जाएंगे और वो होते क्या है। तो इसमें क्या है, स्तरीकरण एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, क्योंकि आपको बताया था भी ये क्या है, सारे समाजों में पाई जाती है। स्तरीकरण मतलब जहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर कि कई तरह के वर्ग होंगे हैं। अनपढ़ वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग या फिर अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। ये सारा क्या दिखाता है, स्ट्रेटिफिकेशन को। तो कारक में पहला क्या आ जाएगा कि मौलिक अंतर बेसिक जो डिफरेंसेस है वो क्या है, जीव विज्ञानिक अंतर यानी कि समाजिक स्तरीकरण ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਲਿੰਗ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ आदि ਦੇ आधार ਉੱਤੇ बहुत सारियां असमानतावां ਹਨ। जैसे कोई जो है आदमी है तो कोई औरत है, जवान है, बुढ़ा है, गोरा है, काला है, ये सारा क्या आ जाता है, बेसिक हमारे अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये भी सारा जरूरी नहीं कि अमीर वर्ग, मतलब ये सर्वव्यापी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये हर जगह पर पाई जाएगी। आपकी बॉडी को लेकर, आपकी एज को लेकर, आपकी गरीबी अमीरी को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर, इसलिए ये सारे तो हमारे जो रूप रंग है, हमारी एज है, लड़का या लड़की होना, ये क्या है, बेसिक डिफरेंसेस है। और ये क्या है आपका पहला कारक या तत्व। अगर विस्तार में बताए तो भी आपने ये पॉइंट्स बताने हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नतावां, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, पैसा कितना है, दिमाग कितना है ना, जीवन सामाजिक जीवन ठीक तरीके नाल चलता है कि नहीं चलता है ना, हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं, वो सारी क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक हमारे पास अंतर आ जाएंगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ पूरियां नहीं कर सकता, इसलिए ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यक्तियों की जरूरत होती है। जैसे कि कोई काम करने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए है ना, अलग अलग जरूरत होती है। खेती के काम के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है ना, इसलिए उस विच एक संस्थागत असमानता जरूरी रूप विच रहती है। ठीक है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। सैकेंड है फोर्थ है प्रतियोगिता दी भावना, भी हर किसी में प्रतियोगिता दी भावना होती है। जिसे प्रतियोगिता दी भावना पैदा होती है, यह प्रतियोगिता निजी प्राप्तियां दे पक्ष तो होती है। जैसे आप देख लो कि आपको भी एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए क्या है, प्रतियोगिता है, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। फिर है सामाजिक संतुलन की जरूरत, नीड्स ऑफ सोशल बैलेंस। सामाजिक स्तरीकरण का एक होर महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक संतुलन की जरूरत। ठीक है, अगर सामाजिक संतुलन नहीं होएगा तो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन जो है रहेगा समाज में, तो हमें क्या है, सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट है फिफ्थ है नीड ऑफ सोशल बैलेंस। वो हो गए जी आपके क्या हो जाएंगे, कारक। तो कारक अगर छोटा क्वेश्चन पूछे तो आपने वो पांचों कारक बताने हैं। फिर आ जाएगा समाजिक स्थिरीकरण दे प्रमुख आधारां दा वर्णन करो। तो प्रमुख आधार समाजिक पद्धरीकरण के किसी भी दो या फिर मापा नु विस्तार सहित बताओ। तो कौन कौन से पद्धरीकरण है इसमें, बायोलॉजिकल बेसिस या फिर सोशियो कल्चरल बेसिक। ठीक है, बायोलॉजिकल के अंदर जो हमारे आ जाते हैं वो आ जाते हैं, पहला है जैविक आधार। जैविक आधार जैसे कि हमारा जन्म कहाँ पर किस में हुआ है, हमारी एज, हमारा लिंग, हमारी सेक्स और रेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर है कि बर्थ, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ जन्म के आधार उत्ते भी स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। फिर आपकी आती है उम्र यानी कि एज। एज में क्या आता है कि चाइल्डहुड एज, आपका एडोलसेंस एज, एडल्ट एज स्टेज और ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो ये दो दो नंबर के क्वेश्चन भी इस तरह के बन जाएंगे। ठीक है, तो कि आपकी एज के पहले आप छोटी उम्र में होते हो, फिर बड़े होते हो, फिर जवान होते हो, फिर बाद में बुजुर्ग होते हो। तो ये क्या है, जो ये लेवल जो चलते रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रेटिफिकेशन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आपके जो एज को डिवाइड करा गया है
जैसे कि आप देखते हो कि आपकी एज जो होती है, हमारी जो एज होती है, उसको अलग अलग आश्रमों में भी डिवाइड करा गया है। जैसे प्राचीन भारतीय समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਚर्य ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 1 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ जी 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ। फिर चौथा और लास्ट जो पड़ाव होता है वो है संन्यास आश्रम। इसमें हमारी एज को डिवाइड किया गया है 75 टू 100 साल तक की उम्र निश्चित की गई है। इस प्रकार ਅਸੀਂ देखते हाँ कि उम्र के आधार उत्ते स्त्रीकरण हर समाज विच पाया जाता है। तो ये हमारी सारी क्या हो जाएगी, एज के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आ जाएगा जी सेक्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी जो किसके आधार पर, पितृसत्तात्मक परिवारों में जाती है प्रॉपर्टी पिता से लड़कों को, और मातृ सत्तात्मक परिवारों में सत्ता किसके हाथ में होती है जी, माता के हाथ में। तो औरत की स्थिति को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है जैसे इसमें इस पैराग्राफ में देखिए शुरू तो ही औरतों ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯੋਗਤਾਵਾਂ दूर ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। फिर है रेस, प्रजातियों के आधार पर सर्टिफिकेट जैसे काकेशियन, मंगोलाइड, निग्रोइड। देखिए आपसे इस तरह के दो क्वेश्चन पूछेंगे भी सर्टिफिकेशन के आधार पर, प्रजाति के आधार पर सर्टिफिकेशन बताइए या फिर कोई दो प्रजातियों के नाम बताइए, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये हो गया जी रेस के आधार पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखिए, ये आपको रीड करना होगा, बुक आप खरीद लीजिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर देखिए कित्ते के आधार पे, जैसे किसी का जो व्यवसाय है वो क्या है, राजनीतिक आधार, आर्थिक, शिक्षा आधार, धार्मिक आधार और रक्त संबंधी। कित्ते के आधार पर जैसे अपन देख सकते हैं कि किसी का इसमें क्या आ जाएगा भी कौन कैसे व्यवसाय अपना, उदाहरण के तौर उत्ते आधुनिक भारतीय समाज ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफैसर आदि ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ क्लर्क, सुपरिटेंडेंट आदि ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ उत्तम ਕਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ उत्तम ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, फिर है चाहे आईएएस अफसर हो, ठीक है, या फिर ਅਫਸਰਾਂ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਦि ਦਾ पेशा ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ बावजूद भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्तर समान नहीं है। तो ये हो जाता है बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। फिर आ जाएगा जी पॉलिटिकल बेसिस। पॉलिटिकल बेसिस के अंदर आ जाएंगे दो, पहला है रूलिंग क्लास, फिर है सेकंड है सुप्रेस्ड क्लास, यानी कि शासित वर्ग और शासित वर्ग। इसमें क्या होता है कि एक वो होता है जिसके पास में जितने भी संसाधन होते हैं उन पर वो शासक यानी कि शासन करते हैं, संसाधनों पर उनका अधिकार होता है। दूसरा होता है शासित जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। थर्ड आ जाएगा जी इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा उत्पादन के साधना के मालक ते उत्पादन के साधना के वांझे। तो इसमें पूंजीपति वर्ग और इसके बारे में बताया किसने है, मार्क्स ने बताया है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। ठीक है, दो तरह के आ जाएंगे और इसके अंदर भी तीन तरह के आगे फिर इसको डिवाइड करा गया है, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ठीक है, फिर लास्ट आ जाएगा यहाँ पर शिक्षा के आधार उत्ते स्तरीकरण, भी किसी के पास में कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लास्ट आ जाएगा धार्मिक आधार, यानी कि धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग जो हैं हमारे देश में समाज में रहते हैं और सभी क्या है अपने अपने धर्म को, अपने जाति को क्या है श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये भी सर्टिफिकेशन का एक आधार आ जाएगा। फिर है रक्त संबंधी आधार, जैसे आप देख सकते हो कि व्यक्ति जिस वंश विच जन्म लैंदा सी उसके आधार उत्ते भी समाज विच उसनूं ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ विराजमान कर दिता जाता सी। इस प्रकार व्यक्ति ਨੂੰ समाज विच कई वारी समाजिक स्थिति खानदान के आधार पे ही प्राप्त होती है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिक आधार। सो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हो गया है डन। इसी तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करिएगा, जल्द ही हम सारा सिलेबस डन कर लेंगे। और एमडीसी के स्टूडेंट के लिए भी मेरे पास में नोट्स अवेलेबल हो गए हैं एंड बुक भी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो ये क्लास आप पूरी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, दोबारा दोबारा पढ़ लीजिएगा। बुक आपने ये वाली लेनी है
ओके, इसके अंदर 3 कलर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेड कलर है। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक और कलर है, 3 कलर में ये आ रही है। और एमडीसी की भी आपको राज पब्लिशर की आ गई है किताब, आप ले लीजिएगा। और एमडीसी की क्लास भी हम जल्द ही करवा देंगे एमडीसी स्टूडेंट के लिए। सो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा जी, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही आपके एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।